गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं मनोज कुमार और आप हैं मनोज सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। आज मैं 12 के अकाउंट का एक महत्वपूर्ण चैप्टर डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की मृत्यु पर चर्चा करूंगा। इस चैप्टर का आज पहला क्लास है जिसमें मैं इस चैप्टर से संबंधित जो थ्योरी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो साझेदार का मृत्यु तो समझ में आ ही रहा है कि जब कोई साझेदार जो साझेदारी में व्यवसाय कर रहा है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो प्रत्येक साझेदार का साझेदारी में जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके द्वारा अपने एक उत्तराधिकारी का नाम भी दिया जाता है। उसका उत्तराधिकारी उसका वाइफ या उसका बेटा या बेटी कोई भी हो सकता है। तो जब साझेदार का मृत्यु हो जाता है तो उसका हिसाब किताब करना होता है। तो उसका जो उत्तराधिकारी होता है, डेथ पार्टनर का जो भी शेयर निकलता है वो सारा उसको मिलता है। तो उसका हम लोग इस चैप्टर में कैलकुलेशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को, यानी जो साझेदार का डेथ हो गया तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा, एक्सक्यूटर होगा, उसको हिसाब किताब कर देना होता है। तो एक्सक्यूटर को देय राशि की गणना किस प्रकार किया जाता है, यानी हाउ विल कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू द एक्सक्यूटर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, यानी जिस साझेदार का मृत्यु हुआ उसका उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना आप कैसे करेंगे। तो इससे पिछला चैप्टर में हम लोग अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि की गणना किए थे। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि की गणना करते हैं, ठीक उसी प्रकार मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना करते हैं। तो इसमें फर्म के द्वारा मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को बहुत सारा चीज दिया जाता है और कुछ चीज लिया भी जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एक फर्म के द्वारा साझेदार के उत्तराधिकारी को, यानी मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को क्या क्या दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है कि मृत साझेदार के पूंजी खाते में जमा प्रारंभिक शेष, यानी जो साझेदार का मृत्यु हुआ वो जो कैपिटल लगाया था बिजनेस में वो उसके उत्तराधिकारी को रिटर्न किया जाएगा। फिर क्या है, मृत्यु की तिथि तक फर्म से पारिश्रमिक या ब्याज के रूप में प्राप्त की जाने वाली राशि, यानी जिस साझेदार का मृत्यु हुआ तो मृत्यु की तिथि तक फर्म से जो भी वो पारिश्रमिक पाने का अधिकारी है या फिर कोई ब्याज पाने का अधिकारी है तो वो भी उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, तो मृत साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट हो रहा है, उसको दिया जा रहा है। तो सबसे पहला पूंजी दिए, फिर पारिश्रमिक या फिर ब्याज दिए। तीसरा है कि ख्याति में हिस्सा, जो साझेदार का मृत्यु हो गया तो उस साझेदार का फर्म के ख्याति में हिस्सा बनेगा तो उसको भी दिया जाएगा। फिर क्या है, तो फर्म का अगर कोई अवितरित लाभ है, कोई संचय है यानी रिजर्व है, कोई फंड है तो उसमें भी उसको हिस्सा दे दिया जाएगा। फिर वर्ष के प्रारंभ से मृत्यु तिथि तक फर्म में उपार्जित लाभ में अनुपातिक हिस्सा। साझेदार के डेथ का तो कोई डेट क्लियर होता नहीं है, तो कोई भी ईयर में अगर बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, मान के चलिए कि अगर बिजनेस स्टार्ट हो गया है कब, 1 जनवरी 2020 को, और एक साझेदार का मृत्यु कब हो गया, 31/3/2020 को अगर उसका मृत्यु हो जाता किसी एक साझेदार का, तो ये जो स्टार्ट हुआ 1/1/2020 को, तो इसका एंड कब होगा, तो होगा 31/12/2020 को। इस डेट को इन होगा, इसका खाता जाकर यहाँ बनेगा। लेकिन अगर बीच में ही किसी साझेदार का मृत्यु हो गया तो ये यहाँ से यहाँ तक तो बिजनेस में रहा, तो इतना दिन फर्म ने जो लाभ कमाया उसमें उसको हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 महीना हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना वो फर्म में रहा, तो 3 महीना का उसको लाभ में हिस्सा, जो भी लाभ होगा उसमें हिस्सा मिलेगा।
फिर क्या है, संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करेंगे, उसका रिवोल्यूशन करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, उस पर अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में भी मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इतना बात था जो मृत साझेदार के पूंजी खाते में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे या फिर मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। अब कुछ मद है जो फर्म के द्वारा साझेदार के उत्तराधिकारी से लिया जाएगा। अब क्या क्या लिया जाएगा, तो उसमें है मृतक का आहरण, यानी कोई साझेदार का जिसका मृत्यु हुआ है वो यदि फर्म से ऑलरेडी कुछ पैसा आहरण किया है, निकाला है, कर्ज लिया है, तो फर्म उससे रिटर्न लेगी उसका उत्तराधिकारी से। फिर क्या है, आहरण पर ब्याज, यानी आहरण पर ब्याज पार्टनरशिप फर्म लेने का व्यवस्था रखा है तो आहरण पर वो ब्याज भी ले लेगा। फिर क्या है, अवितरित हानि, मृतक का अनुपातिक भाग, यानी जो पहले का कोई हानि है जिसे अभी तक एडजस्ट नहीं किया गया था तो मृत साझेदार के उत्तराधिकारी से वो हानि में भी हिस्सा उससे लिया जाएगा। फिर है, ख्याति के मूल्य में अगर कोई कमी हो जाता है, गुडविल रिटन ऑफ हो जाता है, तो उसमें भी अनुपातिक हिस्सा लिया जाएगा। फिर है, संपत्तियों और दायित्वों का अगर कोई पुनर्मूल्यांकन हुआ और उस पर हानि हो गया तो हानि में भी हिस्सा जो है फर्म साझेदार के उत्तराधिकारी से लेगा। तो कुछ मद था जो फर्म के द्वारा साझेदार के उत्तराधिकारी को दिया गया और कुछ मद था जो साझेदार के उत्तराधिकारी से लिया गया। अब दोनों का अंतर अगर प्लस में होता है, यानी मृत साझेदार के उत्तराधिकारी का अधिक हिस्सा होता है तो उसको नगद में या फिर उसके नाम से लोन के रूप में रख लिया जाता है, या फिर अगर फर्म के पास पैसा अवेलेबल होता है तो उसको नगद में दे दिया जाता है। अब देखिए इस चैप्टर में कुछ काम एक्स्ट्रा हम लोग करेंगे, जैसे है मृत्यु की तिथि पर लाभ की गणना किस प्रकार करेंगे। अभी हम चर्चा किए थे मृत्यु की तिथि पर, यानी कुछ दिन अगर वो फर्म में रहा, यानी अगर 1 जनवरी 2020 को स्टार्ट हुआ और ये 31/3/2020 को मर गया तो 3 महीना तो ये तत्काल बिजनेस में रहा, ये 3 महीना का लाभ निकाला जाएगा। तो इसका तो अकाउंट क्लोज होगा नहीं यहाँ पर अभी, क्योंकि इसका अकाउंट क्लोज होगा कब, तो होगा 31/12/2020 को होगा। लेकिन मृत साझेदार को उत्तराधिकारी को ये 3 महीना का तो ब्याज दिया जाना चाहिए, ये लाभ दिया जाना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए हम लोग कुछ विशेष रूल को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के आधार पर मृत साझेदार के लाभ में हिस्सा निकालेंगे। तो बेसिस ऑफ टाइम यानी डेथ पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट, मृत साझेदार का लाभ में अगर हिस्सा निकालना है तो एक रूल होता है, प्रॉफिट के आधार पर अगर निकालते हैं तो प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पर प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट होगा, दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर का, क्योंकि करंट ईयर का तो अभी निकलेगा नहीं, करंट ईयर का जाके दिसंबर में अकाउंट क्लोज होगा तो प्रॉफिट निकलेगा ना। तो यहाँ पर लेकिन 31 मार्च को ही उसका डेथ हो गया है, तो इस परिस्थिति में ये 3 महीना का उसको हमको क्या करना है, लाभ देना है, क्योंकि ये करंट ईयर में उन्होंने 3 महीना काम किया है बिजनेस में। तो पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर क्या लिखे, प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द ईयर गुना शेयर ऑफ डेथ पार्टनर्स, यानी लाभ या एवरेज लाभ रहेगा उसको क्या करेंगे, मृत साझेदार के हिस्सा से जो लाभ हानि का अनुपात रहा था प्रश्न में उससे उसको मल्टीपल करेंगे और बाय टाइम बैठाएंगे। टाइम अगर मंथ में निकालना है तो 12 और डे में निकालना है तो 365 से भाग देंगे। तो इससे क्या निकलेगा, तो मृत साझेदार जितना दिन करंट ईयर में बिजनेस में रहा उतने दिन का उसका लाभ में हिस्सा निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा विधि है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल, कभी कभी प्रश्न में प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट नहीं देकर सेल दिया रहेगा, कब का, पिछले साल का, तो उस सेल के आधार पर भी मृत साझेदार के लाभ में हिस्सा हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर सेल इन द करंट ईयर गुना रेट ऑफ प्रॉफिट और बाय डेथ पार्टनर शेयर। यहां पर सेल क्या होगा, करंट ईयर का होगा, और उसमें क्या करेंगे हम लोग, रेट ऑफ प्रॉफिट, लाभ का दर प्रश्न में दिया रहेगा, तो लाभ के दर से हम लोग क्या करेंगे, भाग गुना कर देंगे और 100 से हम लोग उसको भाग करेंगे। ठीक है, तो सेल इन करंट ईयर गुना रेट ऑफ प्रॉफिट,
फिर गुना डेथ ऑफ पार्टनर शेयर बाय 100। अब देखिए इसका हम लोग एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये निश्चित नहीं होता है, ये लाभ जो है ये तो से अनुमानित लाभ हम लोग निकालते हैं, इसको हम लोग इसको सस्पेंस बनाते हैं, सस्पेंस में रखते हैं, सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डीआर टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस साझेदार का मृत्यु हो गया उसके खाता में उसके लाभ का हिस्सा निकालकर क्रेडिट कर देते हैं। तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर इन प्रॉफिट टिल डेथ, यानी नए साल में जिस डेट को डेथ किया वहां तक लाभ में हिस्सा निकाला और क्रेडिट कर दिया किसका, तो डेथ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ये तो हो गया क्या, तो जिस डेट को बिजनेस स्टार्ट हुआ वहां से मृत्यु की तिथि तक मृत साझेदार का करंट ईयर में जो लाभ में हिस्सा होना चाहिए उसका काम किया। उसके बाद देखिए इसी चैप्टर में हम लोग गुडविल का भी काम करेंगे। तो गुडविल का काम करने के लिए क्या होगा, तो मृत्यु पर ख्याति का लेखा किस प्रकार किया जाता है, यानी किसी साझेदार का अगर डेथ हो जाता है तो डेथ की परिस्थिति में गुडविल का ट्रीटमेंट लेखा किस प्रकार करते हैं। तो पिछला चैप्टर में जो हम लोग काम किए ठीक उसी प्रकार, यानी जो पार्टनर का डेथ हो गया उसको तो गुडविल मिलेगा और कौन देगा, तो रिमेनिंग पार्टनर देगा। रिमेनिंग का मतलब हुआ जो शेष बच गया वो देगा, और किस रेशियो में, तो गेनिंग रेशियो में, यानी जो साझेदार मरा जिसका डेथ हुआ वो तो अपना हिस्सा छोड़कर जा रहा है, तो उसका हिस्सा कौन ले लेगा, रिमेनिंग साझेदार ले लेगा, जो कंटिन्यूइंग साझेदार जो फर्म में रह जाता है शेष वह ले लेगा, और उसी अनुपात में जिस अनुपात में लेगा उस अनुपात में मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को ख्याति की राशि नगद में देगा। तो इसके लिए एंट्री होता है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, रिमेनिंग का मतलब हुआ जो शेष बच गया, कंटिन्यूइंग भी हम लोग बोल सकते हैं, तो रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट दिया टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस साझेदार का मृत्यु हुआ उसके खाता में हम लोग क्या कर दिए, गुडविल का अमाउंट क्रेडिट कर दिए, किसके द्वारा, तो जो साझेदार रिमेनिंग हो गया, और रिमेनिंग में भी जो साझेदार गेन करेगा। कभी कभी प्रश्न में रिमेनिंग में से भी कोई अगर सैक्रिफाइस कर देगा तो उसको फिर हम लोग यहां पर नीचे लिख सकते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कब होगा, जब रिमेनिंग में अगर कोई सैक्रिफाइस कर लेता है तो, ठीक है, क्योंकि ये तो गेन करेगा, जो गेन करेगा वो गुडविल देगा। बंद नहीं किया था मोटर, तो हम लोग मृत साझेदार का जो गुडविल देंगे तो कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर देगा, और गेनिंग रेशियो में तो रिमेनिंग टू डेथ पार्टनर, रिमेनिंग का भी सीआर में आ सकता है, तो रिमेनिंग में कौन, जो साझेदार सैक्रिफाइस करेगा वो। अब यहां पर है कि यदि गुडविल अकाउंट पहले से अकाउंट में मौजूद होगा, यानी यदि ख्याति खाता पहले से खुला हो, ऐसा होता है, तो जब पहले से ख्याति खाता खुला होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका रिटन ऑफ करते हैं, और रिटन ऑफ करने के लिए एंट्री होता है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। ये पिछला चैप्टर में हम लोग सेम काम किए थे, चलो हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं किए। तो यदि गुडविल खाता पहले से खुला होगा तो क्या होगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल रिटन ऑफ इन द ओल्ड रेशियो, यानी सभी पार्टनर है ना गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटकर लेके चले जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग क्या किए, कुछ थ्योरी किए। अब आगे के क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को देखेंगे। बाय बाय। ये वो थ्योरी हैं जिनको मैंने अभी समझाया, आप लोग इसे अपने कॉपी में फेयर कर लेंगे।